हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडियन राइटर। आज की क्लास में फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे जो हमारे इंडियन राइटिंग से रिलेटेड जो हमारे राइटर रहते हैं आर के नारायण के वर्क्स को, इनके बायोग्राफी को, साथ ही साथ जो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है उनको हम डिस्कस करते चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, जो हमारा आर के नारायण है और जो हम इंडियन इंग्लिश राइटिंग में हम जो सीरीज़ लेके चल रहे हैं वो स्क्रीनिंग एग्जाम को लेकर है। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी ये क्लास, जो कि स्क्रीनिंग एग्जाम पर एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी हमारा आने वाला है, पीजीटी का एंड टीजीटी का दोनों का ही। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि लगभग 10,000 वैकेंसीज आने वाली हैं, तो उसी को लेकर हम तैयारी कर रहे हैं। वैसे अगर हम बात करें तो आर के नारायण का एक वर्क है द वेंडर ऑफ स्वीट्स, वो हमारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी है, तो उसके लिए भी ये क्लास उतनी ही इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आर के नारायण है, इनका बर्थ कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, इनकी बायोग्राफी करेंगे, फिर इनके जो मेजर वर्क हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो बायोग्राफी की अगर हम बात करें, बायोग्राफी, इनका बर्थ हुआ था अक्टूबर 1906 में इनका बर्थ हुआ था। एंड डेथ की अगर हम बात करें तो 2001 में इनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी फ्रेंड्स। तो ये हमारे मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न हमारे राइटर माने जाते हैं। मॉडर्न जो कि 19 से लेकर 1950 तक है, पोस्ट मॉडर्न वो आता है जो 1950 से अब तक जो वर्क लिखे जा रहे हैं या पब्लिश किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे जो इनका जॉनर है वो क्या है, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न जॉनरे रहता है। अब बात कर लेते हैं कि इनका जो बर्थ हुआ था राशीपुरम, मद्रास। उस टाइम पे जो मद्रास है, चेन्नई है, उसको मद्रास ही बोला जाता था, मद्रास। तो राशीपुरम में इनका जन्म हुआ था। इसीलिए हम देखते हैं कि जो आर है, ये क्वेश्चन कई बार पुट किया गया है हमारे हर एक काफ़ी एग्जाम्स में पुट किया गया है कि आर है वो किसके लिए स्टैंड है, ये पूछा जाता है। तो आर है वो हमारा राशीपुरम, राशीपुरम के लिए स्टैंड है। के है वो कृष्णा स्वामी, कृष्णा स्वामी के लिए स्टैंड है। आर के नारायण, राशीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण, फुल नेम है ये इनका, नारायण। ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि विच इज फुल फॉर्म ऑफ आर के नारायण, या आर के स्टैंड फॉर। ऑप्शन में आपको इस तरह से वर्ड दिए जाएंगे और उनमें से आपको चूज करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी एग्जाम्स में काफ़ी बार ये रिपीट किया गया है। आगे चलते हैं कि इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या वर्क किए हैं। तो अगर हम वर्क की बात करते हैं तो ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स लिखे हैं, लगभग 11 नॉवल हैं इनके पब्लिश करवाए गए हैं। कितने नॉवल, 11 नॉवल हैं वो पब्लिश करवाए गए हैं। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन भी हैं इनके, कितने, 3 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इन्होंने न्यूज़पेपर और या फिर एंड लिखते हैं, एंड मैगजीन के लिए भी अपने क्या लिखे हैं, एडिटोरियल लिखे हैं। इनका भी इन्होंने एडिटर किया है। फिर उसके बाद एक इनका जर्नल था फ्रेंड्स, उसको भी मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ, दी इंडियन थॉट। इंडियन थॉट है, ये एक जर्नल है जो आर के नारायण के द्वारा क्या किया गया है, पब्लिश करवाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एडिटर किया था, जो एडिटर थे हमारे आर के नारायण, द इंडियन थॉट के, ये एक जर्नल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने बात की, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। अब आता है कि जो आर के नारायण है वो नॉवलिस्ट है और क्या माने जाते हैं, व्हील ऑफ नॉवल माने जाते हैं। इंडियन इंग्लिश राइटिंग में क्या माने जाते हैं, व्हील ऑफ नोवेल माने जाते हैं, नोवेल्स। उनमें एक तो नाम आता है आर के नारायण का, दूसरा आता है मुल्क राज आनंद का, मुल्क राज आनंद,
और थर्ड आता है राजा राव का, राजा राव का। तो तीनों को ही क्या माना जाता है, विल्स ऑफ नॉवल माना जाता है फ्रेंड्स। काफ़ी बड़ा रोल है, काफ़ी मेजर ग्रेट इंडियन राइटर माने जाते हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर में। अब और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सबसे पहले 1960 में, ठीक है, इनका एक वर्क आया था 1958 में, दी गाइड, दी गाइड, और उसके ऊपर 1960 में इनको अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड दिया गया था, साहित्य अकादमी अवार्ड दिया था फ्रेंड्स। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप राइट डाउन करते चलिए। सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर में, या हम कहें सबसे पहले इंडियन इंग्लिश राइटिंग में अवार्ड दिया गया था साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा, क्या हम बात करें, लिटरेचर का अवार्ड है, लिटरेरी अवार्ड है, जो 1960 में दिया था। इससे पहले किसी भी इंग्लिश राइटर को, इंडियन इंग्लिश राइटर को नहीं दिया गया था साहित्य अकेडमी अवार्ड। सबसे पहले दिया गया था R.K. नारायण को। कब दिया गया था, 1960 में दिया था। उससे पहले जो ये अवार्ड दिया जाता था हिंदी लैंग्वेज में, संस्कृत में, उर्दू में, जो 24 लैंग्वेजेज हैं इंडिया की, वैसे तो 22 ही है रीजनेबल, लेकिन 24 लैंग्वेजेज में जो साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है फ्रेंड्स। लेकिन 1960 से ये अवार्ड पहली बार R.K. नारायण को दिया गया, और उनके बाद से लेकर अब तक काफ़ी अवार्ड दिए जा चुके हैं, लगभग 60 अवार्ड दिए जा चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब 2021 में भी ये अवार्ड दिया था, जिसका जिक्र मैंने इससे पहले वाली क्लास में किया था, ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारी हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग है उसमें। तो वो क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एचटेट के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो उसमें से, जो हमने पहले क्लास की थी, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं। जो एचटेट का एग्ज़ाम है वो उठा के देख लेना। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट डाटाज हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साथ ही साथ आप इनको क्या कर सकते हो, राइट डाउन भी कर सकते हो। आगे चलते हैं थोड़ा सा रब करने के बाद। तो फ्रेंड्स, इनको व्हील ऑफ नावल माना जाता है इंडियन इंग्लिश राइटिंग में। फर्स्ट ये हमारे राइटर हैं जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। अब चलते हैं इनके इम्पोर्टेंट वर्क के, और फिर उनका डिस्कस करेंगे। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, चाहे हमारा एचटेट हो, स्क्रीनिंग एग्जाम हो, NVS, KVS, RPSC, सभी के लिए R.K. नारायण है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं इम्पोर्टेंट वर्क्स बाय R.K. नारायण। R.K. नारायण का इम्पोर्टेंट वर्क्स देखेंगे तो मैंने बताया था कि इन्होंने 11 नावल लिखे हैं। कितने नॉवेल्स? 11 नॉवेल्स लिखे हैं फ्रेंड्स। इसी क्लास में आपको डाटा सारा लर्न हो जाएगा, ठीक है, एक बार भी आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम देखते हैं कि 11 इन्होंने नॉवल लिखे हैं, जिनमें हम बात करें तो दी गाइड, हाँ जी, एक क्वेश्चन और आता है मालगुडी डेज। मालगुडी है वो एक इनका फिक्शनल टाउन रहता है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि मालगुडी है वो फिक्शनल टाउन है, किस से रिलेट करता है? तो ये भी हमारे R.K. नारायण से ही रिलेट करता है। जैसे टॉमस हार्डी का वैक्सिस है, उसी तरह जो मालगुडी है वो किसका फिक्शनल टाउन माना जाता है? R.K. नारायण का माना जाता है। इनकी जो सेटिंग रखी जाती है, इनके प्लेज, इनके जो नोवेल हैं, उनकी मोस्टली नोवेल्स की सेटिंग है वो मालगुडी से ही रिलेट करती है। जो मद्रास का, या हम कहें एक टाउन है, और ये एक फिक्शनल टाउन है, तो ये इनका एक क्या है, सिटिंग प्लेस है, टाउन है जो मालगुडी है। इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी स्टोरीज लिखी हैं, मालगुडी डेज, जो कि कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम देखते हैं द बैचलर ऑफ आर्ट, ये भी इनका क्या है, नोवेल है। इससे आगे हम बात करें तो द इंग्लिश टीचर, ये खुद भी जो हमारे R.K. नारायण हैं, ये भी इंग्लिश टीचर रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, इन्होंने टीच किया है, इन्होंने इंग्लिश, एक क्वेश्चन और आता है, इन्होंने डॉक्टर लिटरेचर की डिग्री मिली हुई थी। कहाँ से मिली थी?
जो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहाँ उसने इनको क्या दिया था, डॉक्टर लिटरेचर की उपाधि दी थी फ्रेंड्स। और राज्यसभा से ये मनोनीत भी हुए हैं, मीन्स ये राज्यसभा के मेंबर भी बने थे। तो फ्रेंड्स काफ़ी बड़ी हस्ती है जो कि हमारी साहित्य से निकलकर हमारे पॉलिटिकल फील्ड तक इन्होंने सफ़र तय किया है। तो काफ़ी बड़ी हमारी हस्ती है जिनका हम डेथ की बात करें तो 2001 में इनकी डेथ हो गई थी। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट डाटाज हैं, मेरे को लर्न याद आ रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। इंग्लिश टीचर, ये खुद भी एक प्रोफेसर थे, इंग्लिश में इन्होंने डिग्री हासिल की थी, डॉक्टरेट की। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। माई डेटलेस डायरी, फिर आगे है द एक्सपर्ट फाइनेंशियल, ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। फिर है द वेंडर ऑफ स्वीट्स, वेंडर ऑफ स्वीट्स। फिर है द डार्क रूम, ये इनके नोवेल है फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये इनके नोवेल हैं। मालगुडी डेज है, वो एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, द मालगुडी डेज। तो ये इम्पोर्टेंट वर्क हैं, इनकी डेट भी पूछ ली जाती है। जैसे गाइड है वो 1958 में पब्लिश करवाया गया था। तो फ्रेंड्स आपको ये लर्न होना चाहिए, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसे कि विच इज या विच नोवेल इज रिटन बाय R.K. नारायण। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारी इंडियन इंग्लिश राइटिंग है, वहाँ से भी 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे हमारा कोई भी एग्जाम हो, KV का, DET+B का, NVS का, या फिर हमारा जो कि ये स्टेट स्क्रीनिंग वगैरह। तो यहाँ से अब से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये थे इनके ओवरऑल वर्क जो कि इम्पोर्टेंट थे। कुछ और हैं वो भी मैं आपको लिखवा देती हूँ। स्वामी एंड फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है, जो 1939 में इनका हम कह सकते हैं कि फर्स्ट फेमस वर्क है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इनके वर्क रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको लर्न होने चाहिए, इनके नेम लर्न होने चाहिए, रिटन हैं वो किसके द्वारा लिखे गए हैं तो आपको लर्न होने चाहिए। अब हम एक स्टोरी को डिस्कस करेंगे इस क्लास में, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम सभी नॉवेल्स की स्टोरी को डिस्कस करेंगे तो क्लास है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। एक एक स्टोरी को एक एक क्लास में हम डिस्कस करेंगे। गाइड की अगर हम बात करें तो MA के सिलेबस में हमारे लगी हुई थी द गाइड बैचलर ऑफ आर्ट। इनकी जो थीम की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो थीम है वो इनकी सोसाइटी से ही लेकर इन्होंने थीम रखी हुई है कि सोसाइटी में जो हमारे थीम्स हैं, जैसे जेंडर गैप है वो भी एक थीम है, या फिर हम कहें जो कास्टिज्म है वो भी इन्होंने रखा है, या फिर हम कहें जो भेदभाव किया जाता है लिंग के आधार पर या जाति के आधार पर। ठीक है, तो वो भी इनकी जो वर्क है उनमें हमें देखने को मिलता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी जो वेंडर ऑफ स्वीट्स है उस नोवेल के बारे में। क्या है ये? एक नोवेल है जो R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है, जो 1967 में पब्लिश करवाया गया था। तो फ्रेंड्स इसके स्टोरी की अगर हम बात करें तो मैं आपको स्टोरी नरेट करती हूँ, यहाँ पे इनके कैरेक्टर को यहाँ राइट डाउन करते चलूँगी। तो यहाँ पे जो इनका हीरो है, हीरो ऑफ द नोवेल है वो कौन है? जगन। हीरो ऑफ द नोवेल है वो कौन है? जगन है, जो 60 ईयर्स ओल्ड एक पर्सन है। ठीक है, हीरो है वो कौन है? जगन है, जो कि 60 वर्ष ओल्ड एक पर्सन है, जो क्या करते हैं? मेकर हैं स्वीट्स के, और इनकी एक शॉप है। वही इनका जो फिक्शनल जो इनका टाउन है उसके पास ही इनका क्या है? एक स्वीट की दुकान है। काफ़ी रिच फैमिली से ये बिलोंग करते हैं और ये फॉलो करते हैं, फॉलो किसे करते हैं? गांधीयन को। जो गांधीयन विचारधारा है, गांधीयन थॉट्स हैं, फिलोसफी है, उनको ये फॉलो करते हैं। और फ्रेंड हम देखते हैं कि स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो ये अपनी दुकान के पास बैठे, दुकान के ऊपर बैठे हुए हैं, जिसमें 4-5 बंदे अलग से इन्होंने रखे हुए हैं मिठाइयाँ बनाने के लिए। वेंडर ऑफ स्वीट्स, स्वीट्स बेचने वाला।
ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि हम जो टाइटल है नोवेल का उसी से हम समझ पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं कि ये दुकान पे बैठे हुए हैं और 4:30 बजे, क्वेश्चन ऐसा आता है 4:30 बजे एक दी कजन नाम से एक पर्सन है जो डेली इनके पास आता है। क्या करता है? डेली इनके पास आता है और फ्रेंडली, इनके फ्रेंड जैसा ही ये एक बंदा है जो कि किसे शो करता है इसमें? एक एडवाइज़र को शो करता है कि वो सलाह देता रहता है, कि अपनी बातें शेयर करता है कजन के साथ और ये उससे सलाह लेता रहता है और बातें करता है, अपना मन हल्का करता है। तो ये इसकी दुकान पे आता है, वंडर ऑफ स्वीट्स के ऊपर आता है कजन, और यहाँ आने के बाद जो भी मिठाई बनी होती है उसको वो टेस्ट करता है और बातें करते हैं दोनों साथ साथ बैठ के। उसके बाद ये अपने दुकान का हिसाब किताब करता है, पैसों को कलेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि एक करेक्टर तो हीरो है वह हुआ, दूसरा हमारा जो करेक्टर है दी कजन, और तीसरे करेक्टर की बात करें तो हमारा तीसरा जो करेक्टर है वो माली है। वो हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में इसकी मदर का कोई जिक्र नहीं होता इस नोवेल में कि माली की मदर है वो कौन है, क्या उनका नाम है। लेकिन सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं जगन का, फिर उसके बाद कजन आते हैं, फिर माली आते हैं जो पढ़ने में ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं। वो क्या बनना चाहते हैं? एक राइटर बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? एक राइटर बनना चाहते हैं और एक मशीन खरीदना चाहते हैं। किसके लिए? राइटिंग के लिए। एक राइटिंग मशीन खरीदना चाहते हैं, लेकिन जगन इतना ज़्यादा कंजूस है, वो इसको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि जगन है इसमें, वो एक बुक पब्लिश करवाना चाहता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बुक पब्लिश करना चाहता है जिसमें नेचर क्योर ऐसे करके कुछ बुक का नेम है, तो वो बुक पब्लिश करवाना चाहता है। तो पब्लिशर का जो नाम है वो है नटराज। पब्लिशर। ठीक है फ्रेंड्स, पांचवा जो हमारा इसमें करैक्टर आता है वो है ग्रेस। कौन है? ग्रेस, जो कि माली जब अमेरिका जाता है, यहाँ हम देखते हैं कि फ्रेंड्स जो माली है वो राइटर बनना चाहता है, अमेरिका जाना चाहता है, लेकिन इसका फादर ये चाहता है कि राइटर न बने, आज बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के और कारोबार खड़ा करे और हम और भी पैसा कमाएं। लेकिन जो माली है वो पढ़ने में रुचि नहीं रखता। लास्टली वो क्या करता है? पैसे लेकर, ठीक है, अपने घर से पैसे लेकर वो अमेरिका पढ़ने के लिए जाता है, वीज़ा ऐसे बनवा के। तो उसको ये सब बातों का पता कजन से चलता है। हर कोई बात होती है वो कजन के साथ शेयर करता है, कजन ही इंक्वायरी करके उसको बताता है कि भाई ऐसे बात होगी। क्योंकि फ्रेंड हम देखते हैं कि माली की माँ नहीं है यहाँ पे, इनकी मदर नहीं है, तो इन दोनों में काफ़ी गैप है, क्योंकि जनरेशन का गैप है। माली है वो 18-20 साल का लड़का है, लेकिन जो जगन है वो 60 ईयर्स ओल्ड है। तो ये आपस में बातें नहीं करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मदर इनकी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वो जब अमेरिका जाता है तो ग्रेस नाम की एक लड़की से मिलता है। कौन मिलता है? माली मिलता है ग्रेस नाम की लड़की से, और वो ग्रेस को अपने घर पे ले आता है। जैसे कुछ दिन के बाद वो आता है तो घर पे ले आता है। तो जगन समझता है कि ग्रेस और माली ने शादी कर ली होगी। ठीक है, ग्रेस और माली ने शादी कर ली होगी, तो वे क्या करते हैं? खुश होता है कि भी चलो ठीक है। ग्रेस उसको काफ़ी पसंद आती है, वो घर का सारा काम कुम करती है और उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है ग्रेस जगन को। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ दिन के बाद जब उसको पता चलता है कि जगन अपने पिता से पैसे मांगता है, माली काफ़ी कंजूस है, वो सिर्फ इतना ही खाता है जितना जिंदा रहे, वो ज़्यादा खर्चा नहीं करता। बार बार हमें नॉवल में ये देखने का मिलता है कि जगन है वो भूख मिटाने के लिए, जीवन जीने के लिए, जीवित रहने के लिए खाता है, पेट भर के नहीं खाता, जीवन जीने के लिए खाता है बस। तो फ्रेंड्स यहाँ जब जगन उसको पैसे नहीं देता है तो दोनों माली और जगन एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं। तो जो घर होता है उसका क्या करवा दिया जाता है? डिवाइड करवा दिया जाता है। दोनों अपने अपने पोर्शन में रहते हैं, एक साइड माली रहता है और दूसरी साइड जगन रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि ऐसे इन दोनों में काफ़ी गैप बढ़ गया। अब उसको पता चलता है कि ग्रेस यहाँ से जाने वाली है। ठीक है, तो वो जो जगन है वो कजन से बात करता है, भाई ग्रेस तो बहुत अच्छी लड़की है, ऐसे कैसे चली जाएगी, माली को ख्याल रखना चाहिए अपनी वाइफ का। ठीक है,
तो जब कज़न कहता है कि ठीक है मैं माली से बात करूँगा, जब वो माली से मिलने के लिए माली से बात करता है तो उसको पता चलता है कि जो ग्रेस है वो माली की वाइफ नहीं है, वो दोनों ऐसे ही रह रहे हैं साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब जग्गन को ये बात पता चलती है कि तो देखो हमारी सोसाइटी में एक लड़का अनमैरिड लड़का लड़की एक साथ नहीं रह सकते, ये ऐसे हमारी कल्चर सोसाइटी है। तो जग्गन को यही फील होता है कि उसका बेटा बहुत गलत कर रहा है, ऐसा तो हमारे गांव में हमारे जो टाउन है उसमें काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होगी कि ये सोचेंगे कि इसका लड़का मतलब बिना शादी के ही किसी लड़की के साथ रहता है। तो वो सोचता है कि शुक्र है कोई बच्चा नहीं है, नहीं तो तेरी तो और भी नाक कट जाती। तो इस तरह से उसका मन है वो काफ़ी दुखी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गई होगी कि 5 करैक्टर हमने डिस्कस कर लिए, जगन, कजन, माली और नटराज, ग्रेस। अब आगे जो हमारा 6th करैक्टर है उसके ऊपर चलेंगे, उसकी एंट्री होती है यहाँ पे। ठीक है, 6th करैक्टर है हमारा तो फ्रेंड्स 6th करैक्टर है हमारा दी बियर्ड्समैन। दी बियर्ड्समैन होता है 6th करैक्टर, जो कि फ्रेंड्स कौन होता है, जब माली है उसकी हरकतों से उससे मान लो परेशान हो गए, जब उसको जगन को ये पता चलता है कि माली और ग्रेस है वो वैसे ही एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो काफ़ी परेशान हो जाता है। तो फ्रेंड्स वो क्या करता है, एक तो ये करता है जो उसकी शॉप थी, जो स्वीट्स की शॉप थी, तो उसके जो प्राइस थे, मिठाइयों के जो प्राइस थे वो बिल्कुल उनको क्या कर देता है, चीप कर देता है, बिल्कुल चीप कर देता है। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, दूसरे जो शॉप हैं उनके दुकानदार आते हैं और ऐसे बात करते हैं, भाई जगन तूने ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे तो भाई हमारा तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तूने इतने लो प्राइस पे जो तू अपनी मिठाइयाँ बेच रहा है। तो एक तो ये कर देता है कि वो जगन को अक्ल लगवाने के लिए ये करता है कि मेरे भाड़ में जाओ, कि मैं तो ऐसे बचा बचा के पैसे जोड़ता हूँ, ऐसे इज्जत रखता हूँ, क्योंकि वो गांधी का समर्थक है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आते हैं उसकी दुकान पे, तो ऐसे ही वो उसको सुना के चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब जगन परेशान है तो उसको एक एक दाढ़ी वाला एक बंदा मिलता है। तो वो उसको क्या कहता है कि भाई ये कुछ नहीं है, तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें एक मेरे गुरुजी हैं उनके पास लेके चलूँगा, जो मेरे मास्टर हैं उनके पास लेके चलूँगा, उनके पास अगर तुम जाओगे तो तुम्हारी सारी टेंशन है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो वो यहाँ पे बार बार वानप्रस्थ का नाम आता है कि वो जगन को ये कहता है कि वानप्रस्थ चलो, गृहस्थी को छोड़ दो, ये कर दो वो कर दो, इस तरह से। तो ये यहाँ पे उसको बियर्ड्समैन मिलता है और वो उसके साथ जाने के लिए तैयार होता है। उससे पहले एक सीन और आता है, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जगन है यहाँ पे अगर हम बात करें तो जगन है वो अपनी वाइफ के बारे में सोचता है कि कैसे उसने अपनी वाइफ से शादी की थी और कैसे शादी के 5 साल बाद, लगभग 5 साल बाद उसकी जो वाइफ है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है 5 साल बाद। और कैसे वो जगन और उसकी वाइफ का नाम यहाँ पे अंबिका है, जो 7वां जो हम करैक्टर लिख देते हैं, तो अंबिका नाम है, जो कि कौन है, उसकी वाइफ है। किसकी वाइफ है, जगन की वाइफ है। तो वाइफ होती है जगन की, तो उनके लड़का बच्चा नहीं होता, तो वे संतान मंदिर होता है, एक संतान कृष्ण मंदिर होता है, तो उसमें जाते हैं, जो भगवान कृष्ण का मंदिर होता है हिल्स के ऊपर, ऐसे कुछ करके आता है। तो वहाँ पे जाने के बाद उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, जो कि माली उनका होता है। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद जो अंबिका है वो ड्यू टू कैंसर, शायद कैंसर ही है उसके डेथ हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि बियर्ड्स वाला बंदा उसको समझाता है कि कुछ नहीं है, तो ऐसे ही कमाई करता फिरता है और तुझे भगवान की शरण में जाना चाहिए, तुझे ये घर बार सब छोड़ के वानप्रस्थ जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है जगन के ऊपर। और जो जगन होता है जो कि कंजूस होता है, गांधीयन होता है, तो सब विचारों को ख़त्म करके कहाँ जाना पसंद करता है, वानप्रस्थ जाना पसंद करता है।
तो द बियर्ड्समैन होता है उसको वहाँ लेके जाता है उस जगह पे जहाँ पे आश्रम होता है उसके गुरुजी का, और ऐसे करता है कि तू यहाँ पे, मेरे गुरुजी ये चाहते थे कि यहाँ पे मूर्ति बनवाऊँ नटराज की, भगवान विष्णु भगवान के। नटराज किसका नाम है? भगवान विष्णु का नाम है। तो यहाँ पे इसको कन्विंस करता है जगन को कि तू ऐसे ही पैसे बचाता फिरता है, जो मेरे गुरुजी ने सोचा था भगवान नटराज की मूर्ति बनाने के लिए, तो तू अब वो मूर्ति बनवा दे। तो यहाँ इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होने के बाद जब जगन वापस आता है तो कजन मिलता है उसको। कजन मिलता है तो कजन काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है कि भाई तू ऐसे कैसे चले जाएगा, तू मेरे को छोड़कर कैसे चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कहता है कि मैं तो इतना साथ रहा हूँ तेरे, मेरे जाने से क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं वैसे जा रहा हूँ, यादों में तो मैं हमेशा ही तुम्हारे पास रहूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं कि जगन है वो लास्टली कहाँ चल जाता है? वानप्रस्थ चल जाता है, और इसी के साथ जो हमारी स्टोरी है वो भी एंड हो जाती है। फ्रेंड्स सब कुछ छोड़ के, जो चाबी होती है उसकी शॉप की, वो किसको दे के चला जाता है? कजन को देकर। जो शॉप की चाबी है, जो डायरी, उसके पैसे वैसे हैं, उन सभी को सौंप के वो कहाँ चला जाता है? वानप्रस्थ चल जाता है। चाबी है वो किसको देता है? कजन को देता है। अभी तो फ्रेंड्स जो हमारी स्टोरी है द वंडर ऑफ स्वीट्स, उसकी जो थीम है बेसिकली, वो थीम यही रही है कि जेंडर गैप है जो हमारे अंदर, जो वो जेंडर गैप है एक पिता और पुत्र के बीच में, जो 30-40 वर्ष का जो गैप है, उसी से दोनों की क्या नहीं मानसिकता नहीं मिल रही होती है, और ड्यू टू इसी के उनका घर है वो टूट जाता है। तो जेंडर गैप काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है रिलेशंस को बनाए रखने में। यहाँ एक बात और भी फील होती है कि यहाँ पे अगर उनकी मदर होती तो शायद उनका घर ऐसा न होता, घर काफ़ी अच्छा होता, जुड़े हुए होते, क्योंकि इससे पहले जो जगन की फैमिली थी उसमें उसके भाई भाभी, उसकी बहन सब इकट्ठा रहते थे। लेकिन यहाँ पे 2 ही बंदे थे और दोनों में ही जेंडर गैप काफ़ी ज़्यादा था, और उन दोनों की मानसिकता नहीं मिल पाती। लास्टली जो जगन है उसको घर छोड़ना पड़ता है। इसी के साथ जो हमारा जो नॉवल है वो भी ख़त्म होता है। तो आई होप सो गाइज, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी ये वीडियो, और जो हमारा R.K. नारायण से रिलेटेड क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।